हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएमला क्लासेज। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 4 के बारे में। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 4 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट की लास्ट सेक्शन है। ये बताती है उपधारणा के बारे में। उपधारणा, प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन के बारे में। प्रिजम्पशन दो वर्डों से मिलकर बना है, प्री और जम्पशन। प्री का मतलब होता है पहले और जम्पशन का मतलब मान लेना, यानी पहले से ही मान लेना। उपधारणा का मतलब है पहले से ही मान लेना, पहले से ही धारण कर लेना। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। इसके बारे में सेक्शन 4 है। तो सेक्शन 4 में 3 चीजें बताई गई है। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, 3 चीजों के बारे में सेक्शन 4 है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, क्या चीज है क्या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। आईपीसी पूरी मैंने इस चैनल पर डाली हुई है, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में एक सीरीज से पूरी आईपीसी है। इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करें और जाकर वहां आईपीसी की वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सेक्शन 4 की। मे प्रिज्यूम हिंदी में कहेंगे उपधारणा कर सकेगा। ठीक है, कौन? कोर्ट उपधारणा कर सकेगा। इसमें है करेगा, उपधारणा करेगा। और ये है कंक्लूसिव प्रूफ, हिंदी में कहेंगे निश्चायक सबूत। तो इन तीनों के बारे में ये सेक्शन 4 है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की। अब किसी तथ्य के बारे में, किसी फैक्ट के बारे में, उसको साबित मानने, ना साबित मानने, उसका अस्तित्व है या नहीं है, उसके बारे में ये उपधारणा होती है। एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे, बड़ी ही क्लियर ये बात हो जाएगी। पहले देखते हैं उपधारणा कर सकेगा। मे प्रिज्यूम, कोर्ट किसी भी तथ्य के बारे में उपधारणा कर सकेगा। पहली बात तो इसमें यह है, उपधारणा कर सकेगा यानी साबित हुआ मान सकेगा, उसे साबित हुआ मान सकेगा। पहली चीज इसमें क्या है? साबित हुआ मान सकेगा, या और उसके लिए एविडेंस की मांग कर सकेगा। तो दो चीजें मे प्रिज्यूम में बताई गई है। साबित हुआ मान सकेगा जब तक कि उसको ना साबित न कर दिया जाए। ठीक है, पहली चीज साबित हुआ मान सकेगा जब तक उसको ना साबित ना कर दिया जाए, या एविडेंस की मांग कर सकेगा। तो इसमें जो कोर्ट है वो विवेक के ऊपर बात है, कोर्ट के विवेक के ऊपर बात है। ठीक है, कोर्ट अपना विवेक इस्तेमाल करेगा, उस चीज के फैक्ट्स देखेगा, सिचुएशंस देखेगा, परिस्थिति के अनुसार वो काम करेगा, सर्कमस्टांसेस देखेगा। ठीक है, तो ये क्या है? विवेकात्मक एक उपधारणा है, विवेकात्मक। कोर्ट अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो कोर्ट का अधिकार है इसमें कि वो साबित हुआ मान सकेगा या एविडेंस की मांग कर सकेगा। तो उसका अधिकार है, तो इसका मतलब अधिकारात्मक, अधिकारात्मक उपधारणा है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं कि अधिकारात्मक उपधारणा मे प्रिज्यूम वाली सेक्शन 4 में है। विवेकात्मक उपधारणा, उपधारणा कर सकेगा, साबित हुआ मान सकेगा, एविडेंस की मांग कर सकेगा। ये मे प्रिज्यूम का एक हिस्सा है। ठीक है, तो
इसको एक लैटिन वर्ड है प्रिजम्सियो, प्रिजम्सियो होमिनिस, प्रिजम्सियो होमिनिस यानी तथ्य की उपधारणा, तथ्य की उपधारणा। ठीक है, प्रिजम्सियो होमिनिस एक लैटिन वर्ड है, होमिनिस का मतलब है तथ्य, तो तथ्य की उपधारणा ये है मे प्रिज्यूम वाली। तो ये इसको एक उदाहरण द्वारा समझेंगे, जैसे 114 एक इंडियन एविडेंस एक्ट, 114 इंडियन एविडेंस एक्ट में मे प्रिज्यूम आपको मिलेगा। उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई चोरी हुई और जो चोरी की प्रॉपर्टी थी उस चोरी के तुरंत बाद किसी व्यक्ति के पास बरामद होती है, रिकवर होती है, तो कोर्ट ये मानेगा, ये साबित हुआ, मान सकेगा कि वो संपत्ति चोरी की जिसके पास मिली है वो चोर है। पहली चीज, वो चोर है या उसने चोरी का माल प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, साबित हुआ मान सकेगा या एविडेंस की मांग कर सकेगा। उसको साबित हुआ कब तक मानेगा, जब तक कि ना साबित ना कर दिया जाए, यानी इसका खंडन किया जा सकता है। उपधारणा जो की है, जो साबित हुआ माना है कोर्ट ने तथ्य, उसका खंडन किया जा सकता है। तो ये कैसी उपधारणा हुई, खंडनीय उपधारणा हुई, क्योंकि इसका खंडन किया जा सकता है। तो वो जो चोरी वाला उदाहरण है, उसके चोरी के तुरंत बाद जिस पर वो प्रॉपर्टी चोरी की मिली है, रिकवर हुई है जहां से, उसको चोर समझा जा सकता है या ये समझा जा सकता है कि उसने चोरी का माल प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, उसमें कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है, मैं प्रिज्यूम उपधारणा कर सकेगा कि भाई वो चोर है या उसने चोरी का माल प्राप्त किया है। ये चीजें हैं। अब खंडनीय, मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, उसने बी की जेब काटी, जेब काट ली, पैसे लिए और पैसे एक दुकानदार के पास गया, कुछ सामान खरीद कर वो ले आया। तो चोरी के तुरंत बाद ही उसके पास मिला, दुकानदार के पास वो प्रॉपर्टी मिल गई, जो नोट उसने चुराए थे। मान लीजिए उसने अपना लिखा हुआ था कि भाई इसका नोट का नंबर जो है ये है, और रिकवर हुए वो दुकानदार पर, तो दुकानदार ये साबित कर सकता है कि भाई मेरा लेन देन का काम है, मैंने ये बेचा और ये पैसे ले लिए, तो इस तरह वो ना साबित कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें, ये सारी चीजें यही है इसमें, मे प्रिज्यूम वाली में। क्लियर है? अब इस पर चलते हैं। प्रिजम्पशन में जो अगला है सेल प्रिज्यूम। सेल प्रिज्यूम तो लैटिन वर्ड है प्रिजम्प्शियो जूरिस, यानी विधि की उपधारणा। जूरिस विधि, प्रिजम्प्शियो उपधारणा, विधि की उपधारणा है। ये देखेंगे कैसे है विधि की उपधारणा। इसमें यह कहा गया है कि उपधारणा करेगा, यानी आदेशात्मक है, कोर्ट बाउंड है इसके लिए कि वो करेगा ही करेगा, कोर्ट को बाउंड किया गया है। ठीक है, तो विधि की उपधारणा है, क्योंकि कानून ने ही बता दिया, विधि ने ही बता दिया कि आप उसको उपधारणा करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फैक्ट को, जो फैक्ट है उसको साबित मानेगा। यहां क्या था, साबित हुआ मान सकेगा, यहां क्या है, साबित मानेगा। जब तक कि उसे ना साबित ना कर दिया जाए, क्योंकि साबित, ये क्या है, ये क्या हुई, उस कोर्ट के लिए क्या हुआ, आदेश हुआ एक तरह से। इसमें जब आप देखोगे तो निर्दिष्ट है, एक वर्ड निर्दिष्ट करते हैं, निर्दिष्ट यानी डायरेक्टेड, कोर्ट को डायरेक्ट किया गया है ये चीज। तो ये डायरेक्टेड जहां वर्ड है तो इसका मतलब आदेश है विधि का, तो ये आदेशात्मक कहां तक आता है, ये क्या है, आदेशात्मक एक उदाहरण है, क्योंकि कोर्ट को इसमें आदेश मिला है कि आप ये साबित मानोगे जब तक कि उसको ना साबित न कर दिया जाए। ठीक है, साबित मानोगे।
इसका मतलब ये क्या है, साबित मानोगे अखंडनीय अवधारणा हुई। लेकिन ना साबित इसमें जोड़ दिया गया है, जब तक कि ना साबित ना कर दिया, उसको ना साबित करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। इसमें क्या है, साबित के लिए, इसमें ना साबित करने के लिए एविडेंस दिया जाएगा। तो जब ना साबित हो जाएगी तो ये खंडनीय भी है। तो ये कौन सी अवधारणा हुई, खंडनीय और अखंडनीय दोनों तरह की हुई, सेल्फ प्रिज्यूम वाली। ठीक है, दोनों तरह की हुई। ये क्या है, खंडनीय, ये अखंडनीय और खंडनीय दोनों ही। ठीक है, तो आदेशात्मक उपधारणा है, डायरेक्ट किया गया है, और प्रिजम्पशियो जूरिस में लैटिन में वर्ड इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इंडियन एविडेंस एक्ट में किस तरह की उपधारणा है, प्रिजम्पशियो होमिनिस, प्रिजम्पशियो जूरिस, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही उपधारणा है, प्रिजम्पशियो जूरिस भी और होमिनिस भी। ठीक है, ये चीजें। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक सेक्शन है 113A, 113A एक सेक्शन है। एक 113A, 113A नहीं, 113B है ये सेक्शन। 113B है सेल प्रिज्यूम वाली, 113A ये है, 113A इसमें है, मे प्रिज्यूम वाली है। 113B एक सेक्शन है जो रिलेटेड है 304B आईपीसी से, ये IEA है। 113 एक इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन है, 304B से रिलेटेड है। कैसे, 304B में क्या है, दहेज मृत्यु। यदि शादी के 7 साल के अंदर उस लेडी की मृत्यु हो जाती है, और ये भी पता चलता है कि उसको पहले क्या किया गया था, दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो उसको दहेज मृत्यु समझा जाएगा। अब इसमें क्या है, 113B में सेल्फ प्रिज्यूम का मतलब क्या है? सेल्फ प्रिज्यूम का मतलब यही है कि यदि किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है 7 साल की उसकी शादी के अंदर, और उसको पहले प्रताड़ित भी किया गया दहेज मृत्यु के लिए, तो कोर्ट ये मानेगा कि वो मृत्यु दहेज मृत्यु ही है। ठीक है, तो ये विधि की जो धारणा है, ये उसको कहती है सेल्फ प्रिज्यूम का मतलब है साबित मानेगा कोर्ट साबित मानेगा उसे पहले से ही। वे जो दूसरी पार्टी है वे उसको ना साबित करे, ठीक है, नहीं तो कोर्ट क्या मानेगा कि वो दहेज मृत्यु ही है। क्लियर? तो ये चीज है सेल्फ प्रिज्यूम में। कंक्लूसिव प्रूफ का एक बहुत अच्छा उदाहरण है 112 इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन। तो कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब यह है कि यदि एक फैक्ट साबित हो गया तो उस दूसरा फैक्ट जो उससे संबंधित है वो साबित माना जाएगा। जैसे 112 सेक्शन जो है वो बताती है कि यदि किसी की शादी हुई है ए और बी की, ए की शादी हुई है बी से, बी इसकी वाइफ है और ये इसका हस्बैंड है ए। तो ए बी की शादी हुई है, इनकी शादी के 280 दिन के बाद, 280 दिन में यदि कोई बच्चा होता है तो ए उसका पिता होगा। ये यदि ये एक फैक्ट है कि इनकी शादी हुई और उससे 280 दिन के, शादी का मतलब ये है शादी होने के बाद फिजिकल एक्सेस इनका रहा हो। यदि इनका फिजिकल एक्सेस बिल्कुल रहा ही नहीं है तो नहीं होगा कंक्लूसिव प्रूफ। लेकिन यदि इनका फिजिकल एक्सेस है और उस दौरान 280 दिन में जो बच्चा होता है उसकी जो उसका पिता ए माना जाएगा, ये कंक्लूसिव प्रूफ है। ठीक है, ये एविडेंस एक्ट में बात कही गई है। लेकिन कई केस ऐसे आए हैं जिसमें कोर्ट ने डीएनए टेस्ट को भी इसके ऊपर रखा है। लेकिन कई फिर ऐसे भी केस आए हैं जिसमें कहा गया है कि कंक्लूसिव प्रूफ है, एक्ट में है, एविडेंस एक्ट में है, तो इसलिए वो उसका पिता है। ठीक है, डीएनए की भी जरूरत नहीं है। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता, अखंडनीय है, एविडेंस की मांग भी नहीं की जा सकती। जैसे मैं बता रहा हूं, कुछ में डीएनए की कोर्ट ने कहा है, कुछ में डीएनए नहीं लिया है, तो
लेकिन कानून क्या कहता है, विधि क्या कहती है, ये एक अखंडनीय है, खंडन नहीं किया जा सकता और एविडेंस की मांग भी इसके लिए नहीं की जा सकती। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था सेक्शन 4 का, और तो इसमें नहीं है, ये चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाएंगे, प्रेजेंशियो जूरिस, होमिनिस, और साबित हुआ मान सकेगा, साबित मानेगा, और ये क्या है, ये तो निश्चायक सबूत ही है। एक फैक्ट साबित हुआ, मान लीजिए शादी उनकी हुई और उनका फिजिकल एक्सेस था, तो बच्चा उसी का ही होगा। ठीक है, क्लियर। तो सेक्शन 4 में इतना ही। अगली वीडियो सेक्शन 5 और अगली जो वीडियो है उनके ऊपर बनेगी। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें मुझे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।